नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए बहुत शानदार एक क्लास लेके आया हूं और आज की इस क्लास में जो आपके 31 अगस्त 2020 को जो बीएसटीसी का एग्जाम हुआ है उसके रीजनिंग के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। कंटिन्यू साथ में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और मूल्यांकन कीजिएगा कि आपने रीजनिंग के कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है और आप कहां तक मेरिट को कवर कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 1 जो आपके एग्जाम में आया, निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ए है आपका IGHA, ऑप्शन बी है आपका IGJH, ऑप्शन सी है IGJJ एंड ऑप्शन डी है IGHH। और प्रश्न के अंदर आपको क्या दिया था, YWZX USVT समानुपात MKNL अनुपात क्वेश्चन मार्क। और इस प्रकार के प्रश्नों को मैंने आपको कहा था एग्जाम में जरूर ये प्रश्न आते हैं और पहला ही प्रश्न आपके शुरुआती इसी से हुई है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, ये वाली चीज इससे रिलेटेड है तो इसका संबंध इससे होगा। पहले अपन देखते हैं YWZX, इसके क्रमांक देखते हैं। Y कितने पे आता है 25 पे, UVW 23 पे, Z कितने पे 26 पे, X कितने पे 24 पे। इसके नीचे इसका क्रमांक जो इसका कोड दिया है इसके नीचे लिखें USVT। U कितने पे आता है, UVW 21, S 19, T 20, UV यानी ये 22 पे। अब आपको यहां पे समझना है कि संबंध किस प्रकार बन रहा है। देखो आज इस एग्जाम के लिए तो ये आ चुका प्रश्न है, आगामी एग्जाम जो आप दोगे उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और आपका सॉल्यूशन मैं 100% पूरा करने की कोशिश करूंगा। Y से V हो गया, U हो गया, कितना कम हुआ रे -4। W से S हो गया, कितना कम हुआ -4। Z से V हो गया, कितना कम हुआ -4। 24 का 20 हो गया, कितना कम हुआ -4। यानी प्रत्येक स्थिति में 4 कम किया है। तो यहां पे देखिएगा MKNL, M 13 पे आता है, K 11 पे आता है, N 14 पे आता है, KIJKL 12 पे। 4 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए। यहां पे कितना बचेगा 9, यहां पे कितना बचेगा 7, यहां पे कितना बचेगा 10 और यहां पे कितना बचेगा 8। अब आपको मैंने कहा था क्रमांक याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। ये कितने पे आएगा, H8 होता है, HI 9, फिर G7, EJOT आपको ये भी बताया था, EJOT याद कर लेना, जो ये J 10 पे, H 8 पे, IGJH। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 2 की। और प्रश्न नंबर 2 आपके एग्जाम में किस प्रकार आया है और उसका हल आप लोगों ने सही किया या नहीं उसका अभी आपको पता चल जाएगा। कंटिन्यू साथ में बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखोगे तो नो डाउट सारी चीज़ें आपके 100% क्लियर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2 जो आपके एग्जाम में आया है वो है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है तो राम की उम्र है, तो राम की क्या उम्र है, तो राम की क्या उम्र है। और मैं आपको ये प्रश्न
शॉर्ट माध्यम से भी बता रहा हूं, तो आप अच्छे से इन्हें अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आ रखे प्रश्न आगामी और एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। 100% ये चीज़ आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। और आप लोगों के द्वारा आपका जो पहला एग्जाम दिया हुआ है, तो उसमें भी आपको पता चल गया कि रीजनिंग कितनी शानदार एग्जाम में पूछी जाती है। राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है। अब देखो, ये राम और ये है श्याम। अब आपको यहां पे क्या बोला गया है? राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है अगर श्याम की उम्र 1 वर्ष है। अब सुनना, अपन शुरुआत हमेशा 1 से करते हैं। हर बार अपन क्या करते हैं कि इसको 1 मान लो, इकाई मान लो। राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज्यादा है, माना श्याम की 1 है, तो राम की 5 गुना, 1 का 5 गुना कितना होता है? 5। श्याम की उम्र 1 वर्ष है तो राम की उम्र 5 वर्ष है। अगर इन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, यानी ये इन दोनों के मध्य एक संबंध निकला है, और संबंध को अनुपात से प्रदर्शित करते हैं। अनुपात कभी स्वतंत्र नहीं रहता। इसे मैं 5x लिखूंगा, वास्तविक राम की आयु और श्याम की आयु 1x लिखी जाएगी। इन दोनों के मध्य का अंतर कितने का है? 4x। प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 8 वर्ष। 4x बराबर 8, 4 से 8 कटा, x का मान कितना आया? 2। आपको किसकी उम्र चाहिए भाई? राम की उम्र चाहिए तो निकाल लो, श्याम की चाहिए तो निकाल लो। राम की उम्र चाहिए तो इसको 5 से गुणा करो, 5 दूनी 10 वर्ष। और अगर आपको श्याम की उम्र चाहिए तो इसे 1 इंटू 2 कर लीजिए, 2 वर्ष। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर आपको पूछिए राम की उम्र, और राम की उम्र आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। और मैं आप लोगों से ये भी आशा करूंगा, या ये भी जो भी उम्मीद हमेशा ही करता हूं और आज भी कर रहा हूं, कि आप अपने उन मित्रों तक इस वीडियो को तो जरूर शेयर करोगे जिन्होंने बीएसटीसी का एग्जाम दिया है, जिनके बीएसटीसी का एग्जाम कैसा हुआ वो मूल्यांकन कर पाए। जरूर शेयर करिएगा अपने उन मित्रों तक, वापस बोल रहा हूं। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी हर एग्जाम के लिए जिसकी भी आप तैयारी करोगे उसके लिए ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत शानदार चीजें 100% देगा, ये वादे के साथ मैं कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 3 की ओर। और प्रश्न नंबर 3 आपके एग्जाम में किस प्रकार आया है उसकी बात करें तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 3, दिए गए विकल्पों, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय, यानी एक समूह मिल रहा है आपको 1, 8, 27 के सर्वाधिक समान हैं, के सर्वाधिक समान हैं। ऑप्शन ए है आपका 64, 125, 216। ऑप्शन बी है आपका 5, 12, 32। ऑप्शन सी 60, 79, 86 एंड ऑप्शन डी 33, 67, 73। आराम से हल करते हैं इस प्रश्न का भी। आपको बोला है दिए गए 4 विकल्पों में से, यहां पर कितने विकल्प आपके सामने मौजूद है? 4। इन चारों विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय, यानी एक समुच्चय है आपके सामने 1, 8, 27। देखिएगा 1, 8, 27, जैसा संबंध इन तीनों के मध्य है वैसा का वैसा इन चारों में से किसी एक के बीच संबंध है। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये क्या चीज है? ये है 1 का क्यूब। ये क्या चीज है? ये है 2 का क्यूब। ये क्या चीज है? 3 का क्यूब। आप क्यूब का मतलब समझ गए? ये घन है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है। यानी यहां पर कंटिन्यू लगातार 1, 2 और 3 के घन आए हुए हैं। ऐसा कहीं संबंध आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपके ऐसा है। 64 किसका घन है? 4 का। 125 किसका घन है? 5 का। 216 किसका घन है? 6 का। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए और आगे अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें इसे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका जो एग्जाम में आया है, प्रश्न नंबर आपका 4 किस प्रकार आपके एग्जाम में आया और उसका सॉल्यूशन आपने किस प्रकार किया और राइट आंसर क्या है आप भी चेक कीजिए और मैं भी आपको सॉल्यूशन के माध्यम से समझा रहा हूं। प्रश्न नंबर 4, गाजर खाद्य पदार्थ
गाजर, खाद्य पदार्थ, सब्जियों को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, आपको ऐसे 3 गोले बना के दिए। ऑप्शन बी आपके एग्जाम में जो आया वही ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी आपको क्या मिला था, इस प्रकार की स्थिति थी। तो बढ़ते हैं अपन इसके सॉल्यूशन की ओर। यहां पर आपको वेन आरेख से जो प्रश्न आया है, 3 चीजों में ही तो आपको चित्र की सहायता से समझाना है, गाजर, खाद्य पदार्थ और सब्जियों। अब जैसे मैं आपको कह दूं भारत राजस्थान उड़ीसा, आप बताएंगे मेरे को कि ये इसका आरेख कैसा बनेगा। ये भारत है, ये क्या है, भारत। इस भारत में राजस्थान है, क्या है, भारत में क्या है, राजस्थान। और भारत में ही क्या पड़ता है, उड़ीसा। राजस्थान में नहीं पड़ता है, भारत में ही क्या पड़ता है, उड़ीसा। ये पूरा भारत है, भारत का ये वाला हिस्सा राजस्थान, ये वाला हिस्सा उड़ीसा, बाकी जो शेष हिस्सा है वो और भी तो राज्य है भारत में। अगर मैं इस प्रश्न को ऐसे चेंज कर दूं, भारत राजस्थान जयपुर, भारत राजस्थान जयपुर, ये आप कहोगे सर ये तो है भारत सबसे बड़ा वाला भाग, फिर भारत के अंदर ये किसका, राजस्थान का भाग, फिर आप कहोगे सर राजस्थान में क्या पड़ता है, जयपुर। अरे भाई यही तो चीज जो आपको मैंने वीडियो के माध्यम से समझाई थी इसी चैनल पे, वो उसी से रिलेटेड प्रश्न आया है। गाजर, खाद्य पदार्थ और सब्जियां, खाद्य पदार्थ, गाजर, सबसे पहले खाद्य पदार्थ आएगा क्योंकि ये सभी चीजें क्या है, खाद्य पदार्थ। बात समझ में आ गई, ये खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के अंदर सब्जियां खाद्य पदार्थ होती है ना। और उसके बाद में गाजर किस में आती है, सब्जियों में। किस में आती है, सब्जियों में। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए 100%। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। और 5वां प्रश्न एग्जाम में कैसा आया है उसके बारे में देखते हैं। शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, 100% मैं कह रहा हूं आपके मित्रों के लिए भी ये फायदेमंद है। और बहुत सारे लोगों ने बीएसटीसी का एग्जाम दिया है, तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए भी बहुत यूनिक चीज़ें हैं और पूरा सॉल्यूशन आपको कम जगह ही मिलने वाला है। तो प्रश्न नंबर 5वां, चक्रवात संबंधित हैं प्रति चक्रवात से। किससे, प्रति चक्रवात से। उसी प्रकार बाढ़ संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, उसके लिए आपके पेपर में खाली जगह थी और यहां पे लिखा हुआ था से। तो आपको इसमें बोला जा रहा है उपयुक्त विकल्प चुने। ऑप्शन ए आपके सामने है तबाही, ऑप्शन बी भी आपके सामने है नाश, ऑप्शन सी है नदी, ऑप्शन डी है सूखा। और करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। आपको बोला है चक्रवात का संबंध है प्रति चक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़ का संबंध किससे होगा, आपको यहां पे देखते ही पता चल जाना चाहिए। चक्रवात प्रति चक्रवात, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यानी चक्रवात से पहले की स्थिति प्रति चक्रवात, चक्रवात से पूर्व की स्थिति। यहां पे लिख देता हूं मैं आपके सॉल्यूशन, चक्रवात के पूर्व की स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, चक्रवात के पूर्व की स्थिति को प्रति चक्रवात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रति चक्रवात बोला जाता है। तो उसी प्रकार बाढ़ के पूर्व की स्थिति क्या होगी, जब बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ नहीं आई तब स्थिति क्या थी, तबाही हो रखी थी क्या, नहीं। नाश हो रखा था, नहीं। सूखे की स्थिति कंफर्म नहीं, लेकिन नदी की स्थिति हो सकती है। बाढ़ कहां से, बाढ़ की शुरुआत नदी से हुई, तो पहले नदी शांत थी फिर बाढ़ आ गई। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, राइट आंसर सी, क्योंकि बाढ़ के पूर्व की
स्थिति को आप किससे डिनोट करोगे? नदी से। 100% बातें समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। और आपका छठवां प्रश्न भी आपके डायग्राम से रिलेटेड आया हुआ है। एग्जाम में बहुत सरल प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पे चढ़े हुए वीडियो जो रीजनिंग से रिलेटेड वो देखे हैं तो आपके बहुत फायदा हुआ है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, कबूतरों पक्षियों कुत्तों के संबंध को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है? सही से निरूपित कर रहा है। बढ़ते हैं अपने पहले ऑप्शन की ओर। पहला ऑप्शन ये रहा आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें तीनों ही अलग अलग की बात कर रहा है। ऑप्शन सी, फिर वो पुनः तीनों वर्त एक दूसरे में। एंड ऑप्शन डी, एक वर्त दूसरे में और तीसरा बाहर। क्या इस प्रश्न का आंसर आप निकाल पाओगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से भी मेरे को बताएं। जल्दी से आपको इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना चाहूँगा, और इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है तो बी को बताइए, ऑप्शन नंबर सी राइट है तो सी, ऑप्शन नंबर डी राइट है तो डी। तुक्के यहाँ पे नहीं मारने हैं, तुक्के मारने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, इन चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा। तो अब अपन सॉल्यूशन भी देख लेते हैं साथ में। कबूतर पक्षी, तो आपको पता है ये है पक्षी, और पक्षियों के अंदर क्या आता है भाई? कबूतर। क्या कबूतर पक्षी नहीं है क्या? फिर कुत्ते तो अलग हो गए ना, पक्षियों की कैटेगरी कुत्तों की थोड़ी होती है। तो यहां पर ये डायग्राम होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर डी। क्या इससे सरल एग्जाम में प्रश्न आ सकता है? नहीं, वेन आरेख से रिलेटेड। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। और 7वां प्रश्न तो मेरे को लग रहा है हूबहू ये आपके एग्जाम में आया है शायद, जो मैंने एक वीडियो में बताया था। देखते हैं, क्या पता आपको भी समझ में आए वापस अच्छे से। नंबरिंग चेंज हो भी सकती है, हूबहू नहीं माने तो आप, लेकिन प्रश्न उसी तरह का है। प्रश्न नंबर 7, अगर भाग का मतलब गुणा का मतलब है माइनस, गुणा का मतलब क्या है? माइनस, प्लस का मतलब इंटू, प्लस का मतलब इंटू, और माइनस का मतलब भाग, और माइनस का मतलब भाग से हैं तो आपको बताना है 2 + 8 × 16 -4 भाग 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। उत्तर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है आपका 10 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 12। करते हैं हल बड़े ही आराम से। इस प्रश्न में आपको जहां पे भाग का चिन्ह मिले उसे गुणे में कन्वर्ट कर दीजिए, गुणे का चिन्ह मिल रहा है उसे माइनस में बताइए, प्लस को कन्वर्ट करें आप किस में? इनटू में, और माइनस का मतलब क्या है? भाग। यहां पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन आराम से। 2 प्लस को क्या लिखना है? इनटू 8, इनटू को क्या लिखना है? -16, माइनस को क्या लिखना है? भाग 4, भाग को क्या लिखना है? इनटू, बराबर में रिजल्ट अभी निकालते हैं। अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको कहा था वी बोडोमास के नियम के अनुसार सबसे पहले विनकुलम बार सॉल्व होती है, वेनकुलम बार जो आती है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व होता है। फिर अगर जोड़ बाकी गुणा भाग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को हल करते हैं, फिर अपन प्लस और फिर माइनस, इस प्रकार चलेंगे। माइनस प्लस में कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पर गुणा भाग का विशेष ध्यान दें। पहले भाग को सॉल्व करें। 2 × 8 -4 का भाग 16 में कितनी बार जाता है? 4 बार, इनटू 2। अब गुणा को सॉल्व करें। देखो यहां पर क्या है? 4 भाग 16, 4 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। आराम से वापस कर लेते हैं। प्लस को क्या समझाना था? इसने कहा प्लस को इनटू लिख देना, इनटू को क्या लिखना था? माइनस लिखना था, माइनस को क्या लिखना था? भाग लिखना था, भाग को क्या लिखना था? इनटू लिखना था। फिर 4 का भाग 16 में 4 बार
4 इंटू 2 8, 8 दूना 16, पीछे रिजल्ट में क्या आ गया भाई 8। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 8 की ओर, तो अच्छे से देखिएगा और साथ में बने रहिएगा। और फिर से बोल दूं, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों तक, क्योंकि ये बहुत उपयोगी चीज़ है आपके और आपके मित्रों के लिए जिन्होंने BSTC का एग्ज़ाम दिया है। 100% वो अपना मूल्यांकन कर पाएंगे और फिर आप अपनी तैयारी आगामी जो आगे बढ़ानी है वो भी आप उसके बारे में भी सोच पाओगे कि मैं इस एग्ज़ाम में कहाँ तक हूँ और मेरे को आगे क्या करना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी का शानदार प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है और ये है 4, 7, 11, 18, 29, 47 ... 123, 199। ऑप्शन ए है आपका 76, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 95, ऑप्शन डी है 105। बताइए राइट आंसर क्या है इसमें, यानी इस खाली जगह में कौन सा इन चारों में से राइट आंसर होगा? मैंने आपको कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ करोगे, प्लस। शुरुआत जब करोगे सीरीज का आप प्लस से शुरुआत करोगे। 4 और 7 11 होता है, 7 और 11 18 होता है, 11 और 18 कितना होता है भाई? 29 होता है ना। यहाँ पे प्लस ही तो चल रहा है। प्लस देखो 4 का 4, फिर 4 और 7 को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे 11 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे आगे क्या आएगा? 18 आ जाएगा। यानी यहाँ पे लिख देता हूँ 4 + 7 कितना हो रहा है? 11। फिर 7 + 11 कितना हो रहा है? 18। फिर 11 + 18 कितना हो रहा है? 29। फिर 18 + 29 कितना होता है? 18 + 29 होता है 8, 16, 47 आ रहा है 47। अब 29 + 47 कर लीजिए, रिजल्ट आ चुका है 6 और 7 76। इससे सरल तरीका और क्या चाहिए? इससे सरल और प्रश्न क्या चाहिए एग्जाम में? आगे बढ़ रहे हैं। अगर प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं, हल नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से मैं फिर से आप लोगों के इन प्रश्नों के सॉल्यूशन आप तक पहुंचा जरूर दूंगा, क्योंकि आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, इसके लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, उससे आप लोगों तक हर वो वीडियो पहुंचे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। ध्रुव अनुपात चुंबक समानुपात, एक क्वेश्चन मार्क देता हूं और इधर लिख रहा हूं बैटरी। उपरोक्त के लिए सही समानता है। उपरोक्त के लिए सही समानता है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी टर्मिनल एंड ऑप्शन डी सेल्स। बहुत शानदार प्रश्न आया है और ऑप्शन डी है इसका सेल्स। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको यहाँ पे थोड़ा सा तो पता चला होगा कि ध्रुव को रिलेट किया चुंबक से, यहाँ पर जो चीज़ आएगी उसका रिलेशन बैटरी से है। बहुत सरल प्रश्न है। चुंबक के ध्रुव होते हैं, यानी चुंबक के पीछे वाले हिस्से को ध्रुव बोला जाता है, तो बैटरी के पीछे क्या? टर्मिनल लगा होता है। अब इससे सरल प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। चुंबक के पीछे ध्रुव, बैटरी के पीछे क्या होता है? टर्मिनल। जिस प्रकार संबंध यहाँ से यहाँ हो सकता है, तो पीछे से बढ़ भी सकता है, बैक भी तो आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 भी आपके इसी से रिलेटेड आया है। अच्छे से देखिएगा प्रश्न नंबर 10 को कि वो आपके एग्जाम में किस प्रकार आया है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से असंगत शब्दों के जोड़े को ज्ञात कीजिए। निम्न में से असंगत जोड़े को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए विस्तृत अनुपात चौड़ा, देखिएगा। ऑप्शन बी हल्का अनुपात भारी। ऑप्शन सी है आपका लघु अनुपात छोटा।
ऑप्शन डी है आपका बड़ा अनुपात विशाल। करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर करना क्या है, आपको एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न मिले हैं और इन प्रश्नों के हल करने के लिए आपका माइंड 100% एक्टिव, और जो आपने 8th से 12th तक का जो अध्ययन किया है उससे रिलेटेड ये चीज़ें आई हैं। यहाँ पर देखें, असंगत शब्दों के जोड़े को ज्ञात करें। आप देखोगे विस्तृत यानी चौड़ा ही होता है, विस्तृत का तात्पर्य चौड़े से ही है। हल्का भारी, ये ऑप्शन बी देखिएगा, यहाँ पे बी के बारे में मैं कुछ लिख रहा हूँ। हल्का का विलोम, हल्का का विलोम क्या होता है भाई? हल्का का विलोम तो भारी होता है ना। आगे बढ़ते हैं। लघु का विलोम क्या होता है? छोटा। बड़ा का लघु का मीनिंग ही छोटा होता है, बड़े का मतलब ही विशाल होता है। यहां पर ऑप्शन ए, सी और डी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इनमें आपको दिखाई दे रहा है समान अर्थ वाले शब्द हैं, समान अर्थ वाले शब्द। यानी मैं कह सकता हूं विस्तृत चौड़ा होता है, लघु का मतलब ही छोटा होता है, बड़े का मतलब ही विशाल होता है। तो बी है जो हल्के का ऑपोजिट है, तो राइट आंसर हो गया ना बी। इन चारों में से असंगत कौन सा हुआ? बी। 100% बात समझ में आ रही है। तो 11वां प्रश्न, अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर, और अच्छे से वो भी प्रश्न देखिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत शानदार और बहुत सरल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न अगर आए हैं तो फिर आपका अच्छे से, और जिस कॉलेज में आपकी इच्छा है कि यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो जाए वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, 0.003 इंटू 0.02 का मान ज्ञात कीजिए। ये एक 6th स्टैंडर्ड का प्रश्न आया है। ऑप्शन ए है 0.06, ऑप्शन बी है 0.006, ऑप्शन सी है 0.00006 एंड ऑप्शन डी है 0.00060। अब इस प्रश्न का हल आपको थोड़ा सा माइंड ये लगाना था कि यहाँ पर कैसे गुणा होगा। आपको पता है 2 × 3 करूँ तो कितना आता है? 6। 100% बात क्लियर है। अब देखना, अगर 0.2 का गुणा 0.3 से कर लूँ, पॉइंट को एक बार दिमाग से बाहर निकाल दो, पॉइंट को एक बार दिमाग से हटा दीजिए, 2 का गुणा 3 से कीजिए, कितना होगा? 6। कितने से पहले पॉइंट है? 1 और 2, टोटल 2 संख्याओं से 2 अंकों से पहले क्या है? पॉइंट है। तो यहाँ पर 3 × 2 6 होता है, ये 1 और ये 2 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगा के यहाँ लगा दूंगा पॉइंट, तो ये कितने अंक? 2 हो गए। 6 तो एक ही था, 0 लगाने से अंक हो गया। तो आप कहोगे सर 0 लगाया इससे क्या परिवर्तन हुआ? यहाँ पर एक पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 6। इसके पीछे कितने भी 0 हो इसका कोई मतलब नहीं है, इससे 0.6 ही पढ़ा जाएगा, इससे 0.6 ही पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर 6 है, बीच में अगर यहाँ 0 आ गए तो इससे 0.0006 पढ़ा जाएगा। बात ध्यान रखना। यहाँ पर देखिएगा 0.003 दशमलव से पहले, यानी पॉइंट से पहले अगर 0 है तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं है, और पॉइंट के बाद संख्या के आगे अगर कोई 0 है तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। 0.02, 2 का गुणा 3 से 6, एक बार दिमाग को स्थिर रखते हुए गुणा कर लीजिए, पॉइंट को भूल जाइए, 0 को भूल जाइए। अब काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 और 5, कितने से पहले पॉइंट लगाऊं भाई? 5 से पहले, ये पॉइंट लगा दिया, 1 2 3 4 और 5। अब आप मेरे को बताइए कि ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ 5 संख्याओं से पहले पॉइंट है? यहाँ 2 से पहले, यहाँ 3 से पहले, यहाँ 4 से पहले, यहाँ 5 से पहले। आप कहोगे सर यहाँ तो 6 से पहले। अरे भाई इस 0 का कोई मतलब नहीं है, आगे लगे हुए 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाने के लिए इसने ये प्रश्न दिया और आप घूम गए और आपने उत्तर सी कर दिया होगा, लेकिन वो गलत हो गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं आपके प्रश्न नंबर 12 की ओर, और प्रश्न नंबर 12 एक बेहतरीन सवाल जो आगामी एग्जामों में भी खूब बार आएगा और भी पूछा जाएगा और पूछा जा भी चुका है। तो अच्छे से देखिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 12,
निम्न में से लुप्त संख्या है। तो प्रश्न आपके सामने है, लेकिन इसमें आपको प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। पहले अपन इसका पूरा चार्ट जो डायग्राम आपको एग्जाम में मिला था उसी प्रकार बना लेते हैं। 72, 24, 6, 96, 16, 12, 108 यहाँ पर था क्वेश्चन मार्क और 18। ऑप्शन ए है आपका इसमें 12, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18 एंड ऑप्शन डी है 20। क्या आप इस प्रश्न का हल अच्छे से कर पाओगे? इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, ये 4 संबंध अच्छे से जान लेने हैं। और कहीं कहीं 2 संबंध एक साथ लग जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न का हल अपन को तेजी से करना है, उसको देखते हैं। देखो 6 का भाग 72 में, 72 में किसका भाग देना है? 6 का। कितनी बार जा रहा है? 12 बार। कितनी बार? 6 कम 6, 6 दूआ 12। और भाग देने के बाद अगर मैं इसे 2 से गुणा करूं तो बीच वाली संख्या आती है ये 24। जो नियम यहां लगा है वो का वो नियम नीचे भी लगना चाहिए। 12 का भाग 96 में दो, 96 में 12 का भाग दूं 8 बार, और 8 को गुणा फिक्स है 2 से ही करना। 16 आता है क्या? ये देखो 16 आया हुआ है, तो सेम नियम आप यहाँ पे लगा दीजिए। 18 का भाग 108 में दे दीजिए। 18 5 90, 18 छंग 108, 2 से करना पड़ेगा गुणा। रिजल्ट के रूप में क्या आएगा भाई? 12। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका एग्जैक्ट राइट आंसर है। और ये प्रश्न करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और वो प्रैक्टिस आपको ज़रूर इसी चैनल के माध्यम से 100% मैं आपके साथ सहयोग करके आपको ज़रूर करवाऊँगा। लेकिन आपको अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी आने वाली चीज़ें आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से, आप जिसका भी एग्ज़ाम आगामी देने वाले हो वो एग्ज़ाम आप लोगों के लिए इजी हो सके, वो एग्ज़ाम आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके, उसके लिए ये चैनल हमेशा कोशिश कर रहा है आप लोगों के लिए, और आगे भी करता रहेगा। तो प्रश्न नंबर 2 एक साथ पूछे गए थे। प्रश्न 13 व 14, निम्न दिए अंकों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। एक सीरीज आपको इस प्रश्न में मिलने वाली है, वो सीरीज देखिएगा। 7 5 9 5 2 3 5 9 4 8, फिर 5 9 5 4 5 9 3 5 5 9, फिर 5, फिर 3 5, फिर 9 4 5 2 5 3 5 6 5 9। एक सीरीज आपके सामने है, और इस सीरीज का पहला प्रश्न जो 13वां है वो है कितनी बार 2 लगातार, कितनी बार, और वो भी 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई? 2 का अंतर है। ऑप्शन ए है आपका 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 एंड ऑप्शन डी है 8। अपन थोड़ा सा इसको इधर लिखते 356 59। अब देखिए कि आपको इस प्रश्न में जो चीज़ बोली गई है उस चीज़ को पहले गहनता से समझते हैं कि कितनी बार 2 दिए हुए 2 लगातार अंकों के मध्य का अंतर 2। अब देखो वो प्लस ना पूछ रहा है ना माइनस पूछ रहा है, उसने कहा है उन दोनों के मध्य 2 चीज़ें आनी चाहिए, यानी 2 अंकों का अंतर होना चाहिए। 2 अंकों का अंतर यहाँ पे देखो, शुरुआत से देखो 7 और 5, 7 और 5 के मध्य कितने का गैप है? आप मेरे को बस इतना सा बता दीजिए। प्लस और माइनस को नहीं देखना है, केवल अंतर देखना है। 7 और 5 के मध्य कितने का अंतर है? 2। आगे देखिए 5 और 9 4 का अंतर, 9 और 5 4 का अंतर, 5 और 2 3 का अंतर, 2 और 3 1 का अंतर, 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। आगे आपको देखो कहाँ पे मिल रहा है वापस ये अंतर आपको यहाँ पे 3 और 5 फिर मिला।
आगे और बढ़ते हैं, 5 5 5 9 9 5, ये 5 3 एक और पड़ा है। फिर आगे देखो ये 3 5, 5 और 3, 3 और 5, ऊपर नीचे जो मैंने चिन्ह लगाए हैं अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 5 9 में नहीं, 9 4 में नहीं, 5 2 में नहीं, 2 5 में नहीं, ये 5 और 3, फिर अंतर आया, और ये 3 और 5, ये 5 3 5 दो बार आया, यहाँ पे भी 2 का अंतर है और यहाँ पे भी 2 का अंतर है। 5 में से 3 घटाओ चाहे 3 में से 5 घटाओ, अंतर 2 2 का ही आएगा। अब आपको मेरे को ये बताना है कि ये चीज़ें कितनी बार आई है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे 3 5 अगर यहाँ लिखूँ तो आप समझ गए, ये 6 और ये 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपके इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आगे बढ़े 14वें प्रश्न की ओर, और 14वां प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, तो अच्छे से देख लीजिएगा 14वां प्रश्न किस प्रकार आपके एग्जाम में आया है, और क्या आपने उस प्रश्न को राइट आंसर आपने उसका अपने OMR सीट में भरा या फिर गलत कर दिया, वो भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा वापस लिख देते हैं, 2 5 फिर 3 5, इस 5 को अपन यहाँ ले आते हैं या फिर कंटिन्यू वहीं उसको ऐड करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रश्न, शानदार प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। 5 3 5 6 5 9, देखिएगा प्रश्न क्या आया है एग्जाम में। 14वां, कितनी बार 5 के बाद, कितनी बार 5 के बाद 9 आया है? अब देखो 5 के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए? 9, परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए। यानी कितनी बार 5 के बाद 9 आया है, लेकिन 5 से पहले 3 नहीं, 5 से पहले 3 नहीं। जो भी आप युग्म उठा रहे हो वहां पर 5 से पहले अगर 3 हो गया तो वो युग्म वैलिड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 एंड ऑप्शन नंबर डी 6। कर रहे हैं, अच्छे से हल कर रहे हैं इस प्रश्न का। आपको पहले तो यहां तक लाइन पढ़ लेनी है, कितनी बार 5 के बाद 9 आया है, आगे नहीं जाना है। आगे की लाइन में अभी आपको सरल करके बताऊंगा। 5 के बाद 9, ये रहा पहला, 5 के बाद 9। दूसरा युग्म, 5 यहाँ है, आगे 9 नहीं है, 5 है लेकिन 9 है, ये लो दूसरा युग्म। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 5 9, 5 के बाद 9 आना चाहिए, ऐसे नहीं कि 5 से पहले 9 भी आप लिख दो। ये रहा 5 9, आगे बढ़े, 1 5 9 आगे और है, फिर आगे और कहीं 5 9 आ रहा है, यहाँ पे ये रहा 5 9। क्लियर है ना? ये 5 9 आपके सामने है। आगे और कहीं पे 5 9 लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये रहा, अंतिम में 5 9 एक और है, टोटल ये लिख दिया मैंने। अब इस प्रश्न को इससे रिलेट करें, 5 के बाद 9 तो ठीक है, लेकिन इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए। अब पहला जोड़ा देखो, इससे पहले 7 आया, यानी ये जोड़ा अपना सही है। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 3 नहीं आ रहा है, इसमें देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, ये जोड़ा अपने लिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 100% गलत है भाइयों। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या आ रहा है? 8, ये राइट है। इसमें क्या आ रहा है? 4, ये राइट है। इस जोड़े में क्या आ रहा है? 5, क्या आ रहा है? 5, ये भी जोड़ा आपका एग्जैक्ट राइट है। अब देखो इस जोड़े में क्या आ रहा है, प्रश्न में मैं पुनः देख लेता हूँ, अपने सीरीज में कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाए। 7 5 9 5, 2 3 5 9 4 8 5 9 5 4 5 9 3 5 5 9 5, यहाँ पे 3 है, कितना लिखा हुआ है? ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अपन को प्रश्न में बोला है 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए, लेकिन इस जोड़े में 3 आ रहा है, तो ये जोड़ा वैलिड नहीं है। अंतिम जोड़े में 6 आ रहा है। कहीं बच्चों ने ये गलती कर दी है मेरे हिसाब से कि उन्होंने एग्जाम में ये अंतिम जोड़ा देखा ही नहीं। 5 के बाद 9, लेकिन पहले 6 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। यहाँ पे कितने जोड़े आए? 1 2 3 4 और ये 5। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। और अगर आपको वाकई क्लास बहुत शानदार लग रही है तो प्लीज़ इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो, और अगर एक चीज़ और, अगर ये वीडियो 1 के क्रॉस कर जाता है तो मैं आपको इसका PDF नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 100% मिल जाएगा, ये भी वादा है।
तो आगे प्रश्न नंबर जो आपका है 15वां है, और 15वें प्रश्न को भी शानदार तरीके से अपन हल करेंगे। कैसा एग्जाम में आया है उस प्रश्न को देखिए पहले आप। प्रश्न नंबर 15, श्रेणी का अगला अंक है, श्रेणी का अगला अंक है 8, 22, 8, 28, 8, 34। ये सीरीज आपके सामने है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 32 एंड ऑप्शन डी है 34। अब देखो इस प्रश्न का हल किस प्रकार करोगे। श्रेणी का अगला अंक आपको बताना है। बहुत इजी श्रेणी दी, 8 यहाँ पे है, फिर 8 यहाँ पे है, फिर यहाँ पर है 8, यानी एक एक को छोड़कर 8 आए हुए। यहां से यहां जाने में आपने कितना जोड़ा? 6। तो आप बताओ यहां से यहां जाने में भी आप कितना जोड़ोगे? 6। अगर 6 जोड़ने से काम हो जाता है, ऑप्शन में वो चीज मिल जाती है, तो अपन राइट है। 28 + 6 कितना होता है? 34। राइट आंसर कौन सा है भाई? राइट आंसर है आपका डी, 34। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 देखो किस प्रकार आपके एग्जाम में आया है, किस टाइप का आया है, वो भी आप देख लीजिए अच्छे से। प्रश्न नंबर 16, असंगत को ज्ञात कीजिए। असंगत जो इसमें है उसे आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है आपका ए, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। अब देखो यहाँ पर ये है डायग्राम आपके सामने, ये 4, यहाँ पर 1 में ये इस प्रकार का डायग्राम आया हुआ है, 2 में डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, 3 में आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार का है, 4 में डायग्राम इस प्रकार का है। बिना कुछ देखे ही ये ऑप्शन नंबर बी 2 वाला राइट है। बिना कुछ सोचे ही ऐसे प्रश्न तो आप हल कर ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। और 17वां प्रश्न आपके एग्जाम में कैसा आया है? सिक्कों से रिलेटेड प्रश्न आया, और इस प्रश्न को हल कर ही लेते हैं अपन शानदार तरीके से। शानदार विधि आपको मिलेगी इस प्रश्न में। यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हो जिनके मूल्य का अनुपात, जिनके मूल्यों का अनुपात दिया है, ध्यान दीजिएगा, 13:11:7 हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। मूल्यों का अनुपात दिया और पूछा सिक्कों की संख्या क्या होगी। क्या आप मूल्यों से सिक्कों में कन्वर्ट कर सकते हैं? तब तो आप आराम से इस प्रश्न को हल कर पाओगे, अन्यथा ये प्रश्न आपके लिए एक अच्छे लेवल का प्रश्न भी बन जाएगा। ये प्रश्न पटवारी के प्री मेंस एग्जामों तक ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जो लास्ट पटवार का एग्जाम हुआ है। तो अच्छे से ध्यान दीजिए, आप बीएसटीसी को एक हल्का लेवल ना समझे। यहाँ पर प्रश्न बड़े शानदार आते हैं और आपके सामने उसका प्रश्न आपके सामने ये मौजूद है। इस प्रश्न को देख के आप मूल्यांकन कर पाओगे कि किस टाइप के, किस लेवल के प्रश्न आते हैं। और हमारे इस चैनल पे ही पटवार से रिलेटेड भी वीडियो सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, आपको उपलब्ध हो रही है, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। रीजनिंग हो चाहे मैथ हो। यदि 378 सिक्के, आपके पास टोटल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के हैं आपके पास 378। इसमें 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के जिनके मूल्यों का अनुपात 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, इनके मूल्यों का अनुपात यानी पैसों में 13:11:7 क्या है भाई? ये है अनुपात किनका? 1, 50, 25। अनुपात किसका है? सिक्कों के मूल्यों का अनुपात है। किसका है? मूल्यों का अनुपात आपके सामने है। अब आपको दिया ऑप्शन में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है,
लेकिन ये दिया मूल्यों का अनुपात और आपको दे दिया प्रश्न में सिक्के, यानी टोटल सिक्के कितने हैं 378। पहले अपन देखते हैं कि वास्तविक मूल्य, जो अपन वास्तविक कुल मूल्य कितना होगा, केवल कुल मूल्य देख रहा हूं मैं, 13x होगा, ये 11x होगा और ये 7x होगा। उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपात स्वतंत्र नहीं होता है। तो ये टोटल 1 रुपये का मूल्य 13x, 50 पैसे का मूल्य 11x, 25 पैसे का मूल्य 7x। अब मैं इसे अगर सिक्कों के रूप में कन्वर्ट कर दूं तो 1 रुपये के एक सिक्का ही तो आता है, 13 × 1, 11x को गुणा करूं, 50 पैसे के अगर सिक्कों की बात करूं तो हर 50 पैसे को अगर 1 रुपये के साथ ऐड करूं तो 2 सिक्के मिलेंगे। 7x, 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 1-1 रुपये में 4, क्योंकि मेरे पास टोटल क्या है 378 सिक्के। तो आप सबको कर लीजिए प्लस 13x, 11 दूना 22x, 7 चौक 28x बराबर में है 378, 20, 40, 50, 63x बराबर 378, 36 सॉरी 36 और 36 18, x का मान कितना आया 6। आपको ये है सिक्कों का मान, ये किसका, सिक्कों का मान ये है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको किसका मान बताना है, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के ये है कितने, 11x × 2, x का मान कितना आया भाई 6 × 2, 6 x का मान आया 6, 6 कम 6, 6 कम 6 और गुणा करूंगा 132। आंसर कौन सा है, राइट आंसर है आपका सी। राइट आंसर कौन सा हो गया, सी। सरल से सरल तरीके से ये है सॉल्यूशन। विधिवत तरीके से पढ़ाई को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ें, कोई भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले ज़्यादा याद नहीं रहती, शॉर्ट ट्रिकें इतनी भी याद नहीं करनी कि सब मिक्स हो जाएं। एग्जाम में प्रश्न के बेसिक तरीके भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे मूल्यों और सिक्कों का मान, कभी कभी ये सिक्कों का मान ऊपर आ जाता है, मूल्यों का मान नीचे आ जाता है, उस कंडीशन में भाग लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बातों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक एक लाइन आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइन है। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 18 की ओर, और प्रश्न नंबर 18 आपके एग्जाम में कूट लेखन, कूट भाषा से रिलेटेड, कोड से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, एग्जाम में आया है और उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपने 100% सही किया होगा। जिसने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं उसको तो ये प्रश्न अच्छे से हल करने का मज़ा भी आया होगा और अच्छे से उसने हल भी किया होगा। तो देखिएगा प्रश्न क्या आया है। प्रश्न नंबर 18, किसी कूट भाषा में, किसी कूट में STYLE स्टाइल को क्या कहा जाता है, UVZJC लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। एवं BLUNT इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है DNVLR लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो उस कूट भाषा में, तो उस कूट में MOULD को कैसे लिखोगे आप बताइएगा। ऑप्शन आपके पास है, कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है आपका OQVJB, ऑप्शन बी है आपका KMVNT, ऑप्शन सी है आपका OQSNF एंड ऑप्शन डी है आपका KMTNF। तो इसका कोड आपके सामने ये दिया हुआ है। अब कोड को उसके नीचे लिखे STYLE, इसके नीचे इसका कोड लिख देते हैं UVZJC। कोड आपके सामने जो दिया हुआ है उसको उसके नीचे लिखना सीख जाइए। अब करना क्या है, जो क्रमांक आपके पास मौजूद है उस क्रमांक को यहां पे पहले लिखें। S आपके दिमाग में 19 पे है, T 20 पे है, Y कितने पे 25 पे, L कितने पे है IJKL, K 11वां अक्षर है और L 12वां है, E 5 पे है, U है 21, V है 22, Z है 26, E जो T के अकॉर्डिंग J 10 पे आता है और C 3 पे आता है। अब क्या इन दोनों के मध्य कोई संबंध बन रहा है, वो संबंध इन दोनों के मध्य जो बन रहा है वो संबंध आपको इस और इसके मध्य भी मिलना चाहिए, तब आप वो आंसर निकाल पाओगे। देखिएगा S से 21 हुआ, कितना जोड़ा आपने 2, T से 22 तक पहुंचे आपने कितना जोड़ा 2, Y से Z हुआ +1 किया,
12 से 10 का मतलब 2 माइनस हो गया, और ई से सी हुआ 2 आपने माइनस कर दिया, तो सरल तरीका हो गया। सरल तरीका अब वो इसमें भी तो अप्लाई होना ज़रूरी है। देखिएगा BLUNT और इसका कोड में इसके नीचे DNVLR। बी को क्या लिखूंगा, बी का नंबर 2 है, KL 11 12, यू कितने पे आता है, यू 21 पे आता है, एन कितने पे आता है 14 पे, टी कितने पे आता है 20 पे, डी 4 पे है, एन 14 पे है, यू वी 22 पे है, एल कितने पे है 12 पे, आर कितने पे है 18 पे। क्रमांक अपन ने लिख दिए हैं। अब इन क्रमांक को देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे 2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे फिर 2 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे 1 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे 2 घटाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे 2 घटाना पड़ेगा। क्या ये 2 इधर भी जुड़ रहे हैं, 2 उधर घट रहे हैं, 1 प्लस हो रहा है, 2 इधर जुड़ रहे हैं, 2 उधर घट रहे हैं, 1 प्लस हो रहा है। तो आपको यहाँ पे वो संबंध समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर तो होगा पहले प्लस फिर प्लस, बीच में क्या होगा +1 और अंतिम -2 तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा ही कर लेंगे। MNO यानी यहां पर इसके बाद O आएगा, 2 जोड़ूंगा, OPQ UVL। आप बताइए L कितने पे आता है 12 पे, E के अकॉर्डिंग J आता है 10 पे, तो -2 है ना। D कितने पे है 4 पे, B कितने पे है 2 पे। ये अपना आंसर है। और ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में आपके OQVJB राइट आंसर आपको मिल चुका है। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 19 की ओर। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके ये प्रश्न लिख लीजिए। और मैंने आपको बोला अगर इस वीडियो के ऊपर 1 के व्यूज आपके सपोर्ट से, आपके शेयर से हो जाते हैं तो आपको PDF नोट्स भी आपको ज़रूर मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और आप कोशिश ज़रूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना फैला सकते हैं उतना अपने मित्रों तक इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो BSTC का एग्ज़ाम जिन जिन बच्चों ने दिया है उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है, उन सभी के लिए ये उपयोगी वीडियो है। तो प्रश्न नंबर 19 की ओर अपन बढ़ रहे हैं। और एक प्रश्न आया है वो भी दिशा परीक्षण से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आया है, दिशा परीक्षण से रिलेटेड शानदार प्रश्न आया है। और उस शानदार प्रश्न को जरूर अपन बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। प्रश्न नंबर है आपका 19। माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ, किधर 10 मील पश्चिम की तरफ चला। फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला। दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला और फिर बाहें मुड़ जाता है वो, बाहें मुड़कर 5 मील चला। अच्छे से देखिएगा, प्रश्न बहुत शानदार एग्जाम में आया है। फिर 5 मील चलकर फिर वो किधर मुड़ा, फिर से बाहीं ओर मुड़ गया। फिर से बाहें मुड़कर 10 मील चला है भाई, वो कितने 10 मील चला। अंत में वह बाहीं और मुड़ता है। अंत में वह बाहीं और मुड़ता है और 15 मील चलता है। कितने मील, 15 मील चलता है। तो अब देखिएगा, चलता है उसके तात्कालिक स्थान से उसका घर कितनी दूरी पर है। तो देखिए ऑप्शन ए है आपके सामने 0 मील। ऑप्शन ए क्या है 0 मील। ऑप्शन बी है 50 मील। ऑप्शन सी है आपके पास 30 मील 30, एंड ऑप्शन डी है आपके पास 15 मील। प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न जब एग्जाम में आ चुके हैं तो आपको हल करने के लिए दिशाओं का नॉलेज अनिवार्य है। और ये 4 दिशाएं एग्जाम में जो रफ सीट है उसके ऊपर बना लेनी चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम।
अब इन दिशाओं का बायां दायां, आपको मैंने कहा था ये हाथ है, इस हाथ में ये हथेली वाला भाग होता है दायां, नाखूनों वाला भाग बायां। जब मैं इस हाथ को यहाँ रखता हूँ तो ये दायां है और ये बायां है, कुल मिला के ये बाईं साइड हो गई और ये हो गई दाईं साइड। जब हाथ ऐसे रखता हूँ तो ये बायां और ये हो जाएगा दायां, और जब मैं यही हाथ ऐसे रख देता हूँ तो ये होता है बायां और इधर वाली साइड हो जाती है दायां, और जब ये हाथ ऐसे रखता हूँ तो ये होता है बायां और ये होता है दायां। क्लियर है? अब चार चीज़ें आपके सामने हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये इसका घर है। यहाँ से वो चला 10 मील, किधर चला? ये शुरुआत यहाँ से कर रहा है और वो यहाँ चला 10 मील, चलकर फिर दाहिनी तरफ मुड़ गया। जब वो इस दिशा में पश्चिम में चल रहा है, दायां ऊपर है, मुड़कर 10 मील और चला। कितना चला? 10 मील। कितना चला भाई? 10 मील। किधर? ऊपर की ओर। 10 मील वो पश्चिम की तरफ चला, फिर 10 मील दाएं मुड़कर और चला, फिर बाएं मुड़ जाता है। जब ऊपर चल रहा होता है तो बायां इधर होता है, बाएं मुड़कर 5 मील चलता है। ये लो 5 मील चला, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। फिर बाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से चलते चलते बाएं नीचे मुड़ेगा और 10 मील चलेगा। कितना चलेगा? 10 मील चलेगा। 10 मील चला और अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है। अच्छे से देखिएगा, अंत में वो बाईं ओर मुड़ता है। उसका मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में जब मुख होता है तो बाईं ओर यानी इधर घूमेगा, इधर मुड़ के कितना? 15 मील चलता है। अब देखिए 15 मील, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा यहाँ से यहाँ तक 5 और फिर वापस ये पूरा 10 और 5 टोटल कितना हो गया? 15 मील। और 15 मील वापस वो तो अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ गया, घूम फिर के वापस अपने शुरुआत में आ गया। शुरुआत में आ गया तो वो कितना चला भाई? कितना चला? वो 0 मील। अपने शुरुआती स्थिति तक पहुंचने के लिए उसे कितना सफर और तय करना पड़ेगा? 0 मील। बात अच्छे से समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर करें, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ ही अपने मित्रों तक इतना इस वीडियो को शेयर करें कि आप PDF नोट्स ज़रूर इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकें। वादा जो हम कर रहे हैं ज़रूर पूरा करेंगे, आप बस उस वादे में आपका सहयोग भी अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 आपके औसत से रिलेटेड एक प्रश्न आया है और उस प्रश्न को भी अपन अच्छे से कर लेते हैं। देखिएगा, दिव्या और दक्ष की औसत आयु। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, दिव्या तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। कितने वर्ष है? 22 वर्ष है। यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए, यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती हैं। तो सुरभि की उम्र क्या होगी? तो सुरभि की उम्र क्या होगी? एंड आपका ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए 37 ईयर, 37 वर्ष। ऑप्शन बी 38 वर्ष। ऑप्शन सी है 39 वर्ष एंड ऑप्शन डी है आपका 40 वर्ष। बहुत शानदार तरीके से अपन हल करेंगे इस प्रश्न को। शानदार तरीका क्यों? क्योंकि औसत क्या होता है? सबसे पहले वो चीज़ समझ लीजिए। आप एग्जाम में औसत से रिलेटेड प्रश्न आ गया और आपको 10th में सबसे अच्छी चीज़ यही आती थी, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 8th में आपको अच्छे से यही फॉर्मूला याद हुआ होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर याद हुआ है, मैं सही बात बोल रहा हूँ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है। औसत का फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ, पुरानी यादें आप लोगों की। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको बोला दिव्या और दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। औसत आयु का मतलब एक की उम्र 22 वर्ष, तो दो की मिला के कितनी हुई? दिव्या
प्लस दक्ष, यहाँ पे दिव्या प्लस दक्ष, दोनों की अगर इसकी 22 इसकी भी 22, टोटल कितनी हो गई 44। अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। 44 कैसे आया, 22 को कितने से गुणा किया, 2 से, क्योंकि यहाँ पे कितने जने हैं, 2 जने। आगे बढ़ते हैं। सुरभि की उम्र को भी अगर जोड़ दूं तो इन सभी की औसत आयु कितनी हो जाती है, 28 वर्ष। अब देखो, दिव्या पहले से प्रश्न के अकॉर्डिंग है, दक्ष भी पहले से हैं, लेकिन अगर सुरभि की उम्र जोड़ दूं, यहाँ पे कितने जने हुए, 3, तो प्रत्येक की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। एक जने की उम्र 28 होगी, दूसरे की और 28 होगी, तीसरे की और 28 होगी। तो मैं क्या करूंगा, 28 प्लस 28 प्लस 28, 8 3 24, और ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 और ये 8 84, यहाँ पे 84 लिख सकता हूँ, या फिर 3 इंटू 28 करूँ, 8 3 24, 6 और 2 8, यही होगा। तो अब आप बताओ सुरभि की उम्र क्या है। दिव्या और दक्ष मिलके 44 साल है, दिव्या और दक्ष तो 44 की रहेगी, सुरभि एक्स्ट्रा आई है, तो आप 84 में से 44 को घटा लीजिए ना, क्योंकि ये 44 है ना, दोनों जुड़ के 44 उधर जाएगा तो माइनस होगा, कितने, 40 वर्ष। किसकी उम्र, सुरभि की। किसकी उम्र, सुरभि की। सरल से सरल प्रश्न को सरल से सरल तरीके से करने का ये है एक सरल तरीका। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 21 की ओर, और 21वां प्रश्न आपके एग्जाम में कैसा पूछा गया है, जो आपने एग्जाम दिया है BSTC का, उसके बारे में बात करते हैं। और उसमें आपको एक नंबर लाइन के माध्यम से इस प्रश्न को हल करना होगा, और बहुत ही आसान तरीके से अपन हल करेंगे इस प्रश्न को भी। एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज़्यादा अंक मिले, प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने है। एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज़्यादा अंक मिले, किंतु प्रिया जितने नहीं, यानी जितने प्रिया को मिले उतने उसे नहीं मिले। प्रिया को गौरव एवं कविता से ज़्यादा अंक मिले, फिर आगे बढ़ें तो गौरव है, उस गौरव को मुकेश से कम अंक, किससे, मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक इन पांचों से, किनसे, इन पांचों में सबसे कम नहीं थे। अंकों को, किसको, अंकों की अवरोही व्यवस्था, अब देखो आरोही और अवरोही व्यवस्था से बात आ रही है। अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है, और आपका ऑप्शन नंबर ए है प्रिया है, ऑप्शन नंबर बी है कविता, ऑप्शन नंबर सी है राज, एंड ऑप्शन नंबर डी है कह नहीं सकते। यानी हम इनमें से कोई ऑप्शन चूज नहीं कर पा रहे हैं। और साधारण चीज, प्रश्न बड़ा देख के मैंने कहा था छोड़ना नहीं है, बड़े प्रश्नों को भी हल आसान से कर लेंगे अपन। एक परीक्षा सूची, ये लो मैं परीक्षा सूची बना देता हूँ। एक नंबर लाइन, मैं हमेशा जब भी इस प्रकार के प्रश्नों को आपको बताता हूँ तो एक लाइन के ऊपर हल करता हूँ। राज को मुकेश से ज़्यादा अंक मिले, राज को किससे, मुकेश से, ये मुकेश है, इस मुकेश से ज़्यादा किससे अंक मिले, राज को, राज आगे है मुकेश से। राज को मुकेश से ज़्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं, यानी प्रिया से कम मिले हैं। ज़्यादा किसे मिल गए, प्रिया को, ये लो प्रिया को यहाँ रख देते हैं। फिर बोला प्रिया को गौरव एवं कविता से ज़्यादा अंक मिले, प्रिया को गौरव और कविता। अब देखो यहाँ पर इधर मैं बना रहा हूँ, आगे प्रश्न पढ़िए। गौरव को मुकेश से कम अंक मिले, मुकेश से कम किसे, गौरव को, परंतु उसके अंक इन पांचों से कम नहीं थे। परंतु उसके अंक इन पांचों में से सबसे कम नहीं थे। यानी
यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं, इन 5 लोगों में से प्रिया तो फाइनल हो गई, सबसे ज़्यादा अंक, राज को मुकेश से ज़्यादा मिले, गौरव को मुकेश से कम मिले, एक जगह बची है और इस वक्तव्य के कारण ये लाइन भी फाइनल हो जाती है कि गौरव से पहले कविता है। उसका रीज़न आपको बता दूं कि इसने कहा है कि गौरव को इन 5 में से सबसे कम अंक नहीं मिले हैं, इसका मतलब गौरव 4थे पे, कविता 5वें पे। अब अगर आपको कह दिया जाए इन अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी सबसे ज़्यादा इस प्रिया को मिले, फिर राज को मिले, फिर मुकेश को मिले, फिर गौरव को और फिर कविता को, अगर इनको अवरोही क्रम, अब आप कहोगे अवरोही क्रम यहाँ पे ये क्या समस्या आ गई, आरोही और अवरोही एक और पढ़ना पड़ेगा, गणित तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आरोही क्रम देखो, आरोही क्रम होता है, आप आरोही क्रम को आज के बाद कभी नहीं भूलोगे, ये 100% बोल रहा हूँ, अवरोही क्रम को भी नहीं भूलोगे। आरोही, अब आपको मैं बताता हूँ, आरोही नाम की एक लड़की है, आरोही नाम की एक लड़की है जिसे अगर आशीर्वाद दिया जाता है तो क्या कहते हैं, छोटे से बड़े, यानी आरोही लड़की का नाम है, लड़की का नाम आरोही रख दिया। जब आशीर्वाद से मैं इस बात को रिलेट करूं तो आशीर्वाद जब कोई बुजुर्ग आपको देता है तो वो कभी ऐसे थोड़ी कहता है कि आप बड़े से छोटे हो जाओ, वो हमेशा कहता है ना छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो आप इसे अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, आरोही नाम की एक लड़की है और लड़की कभी बड़े से छोटी तो होने से रही, लड़की छोटे से बड़े की ओर ही जाएगी। तो आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, अवरोही क्रम बड़े से छोटा, क्योंकि अवरोही तो किसी का नाम होता नहीं है, अवरोही तो किसी का नाम होता नहीं है। बात समझ में आ गई। अब देखिए आपको अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा, सबसे पहले कौन आएगी, प्रिया, उसके बाद राज, उसके बाद मुकेश, उसके बाद गौरव, उसके बाद कविता। आपको इस प्रश्न में क्या बोला कि आपको बताना है अवरोही क्रम में व्यवस्था करने पर दूसरे नंबर पे कौन है। भाई दूसरे नंबर पे राज बैठा है, दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, राज। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 22 की ओर, और 22वां प्रश्न देखिएगा आपके एग्जाम में कैसा आया है, किस प्रकार आया है और आपने कैसे हल किया है। क्या आपका किया हुआ प्रश्न सही है या आप इस प्रश्न की वजह से चूक गए हैं अपने नंबरों को हासिल करने से। अच्छे से देखिएगा, मुझे 100% ये भी विश्वास है कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, और पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे शेयर भी करें। शेयर उन लोगों तक करना है जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों तक चीज़ें पहुंचाने वाला तो एक बहुत ही बड़ा होता है। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, एक लड़के का परिचय कराते हुए, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, ये मेरे मामा के पिताजी की, ये मेरे मामा के पिताजी की लड़की का लड़का है। तो यहाँ पर बताना है लड़की एवं लड़के में क्या संबंध है, यानी इन दोनों में आपस में क्या संबंध है। क्या ये भतीजी और चाचा है, यानी लड़की भतीजी और वो भतीजी तो वो लड़का उसका चाचा, या फिर ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों चाची भतीजा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका साली और जीजा, इनके मध्य ये तो कहीं संबंध नहीं बन रहा है तो बनाइए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, पहले हल करना है। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, लड़के का परिचय कराते हुए, ये रहा लड़का, इस लड़के का परिचय कराते हुए ये लड़की बोली कि एक लड़की बोली ये मेरे मामा। अब देखो ये लड़की बोल रही है ये मेरे मामा, ये लड़की की माँ, ये लड़की की माँ का भाई, लड़की की माँ का भाई उसके क्या हुआ, मामा। ये मेरे मामा के पिताजी की, मामा के, ये मामा हो गया किसका, इस लड़की का, मामा के पिताजी कहो चाहे माँ के पिताजी कहो, एक ही बात है ना।
इस माँ का पिताजी, लड़की के मामा के पिताजी की लड़की। अब देखो ये मेरे मामा, माँ का भाई मामा हो गया, मामा के पिताजी, ये माँ के पिताजी और मामा के पिताजी एक ही हुए, पिताजी की लड़की। तो अब इस पिताजी की लड़की तो इस लड़की की माँ हुई, लड़की का लड़का है, यानी इस की ये जो माँ है उस माँ का ही ये लड़का है। कौन सा? जिस लड़के की और ये लड़की इशारा कर रही है। तो आप बताओ इन दोनों के मध्य क्या संबंध हुआ? भाई बहन, आराम से समझ में आ गया। अब देखो ये कभी कभी ये डायग्राम जब बनता है ना तो ये बताता है ये दोनों एक पीढ़ी के हैं, ये दोनों एक पीढ़ी के हैं और पिताजी इनसे सबसे ऊपर अलग पीढ़ी के हैं। आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। और मैं बार बार बोलता हूँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नाम दिए हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे डिनोट करते हैं? पुल्लिंग हो तो चतुर्भुज बनाइए और स्त्रीलिंग हो तो गोले से उसे डिनोट करें। बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23वां प्रश्न किस प्रकार एग्जाम में आया है आप लोगों के और उसमें आप लोगों ने क्या आंसर दिया है उसके बारे में मैं बात करता हूं, देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 23 की ओर और 23वां प्रश्न देखिएगा किस प्रकार आपके एग्जाम में आया है और आपने कैसे उसका हल किया है। निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है, यानी जिसका संबंध दूसरे से नहीं है वो बताइएगा। ऑप्शन ए है आपका वीणा, ऑप्शन बी है आपका गिटार, ऑप्शन सी है आपका बांसुरी एंड ऑप्शन डी है सारंगी। बड़ा ही सरल प्रश्न आया है और ये प्रश्न अगर एग्जाम में गलत हो गया तो फिर कोई इसका मीनिंग ही नहीं है, कोई इसका महत्व ही नहीं है, क्योंकि वीणा, गिटार और सारंगी हाथ से बजाए जाते हैं, लेकिन बांसुरी यानी इनके अंदर ये तार होता है, तार के माध्यम से इन्हें बजाया जाता है, और बांसुरी होती है जो फूंक यानी हवा जिसका माध्यम होता है। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही लिखना है, बांसुरी के लिए हवा काम में आती है और वीणा, गिटार व सारंगी इनके लिए क्या करते हो आप, ये तार लगा होता है और हाथ इसको यूज में लेते हो इनके लिए। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी, जो इन सभी से विचित्र हैं। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न, और आया कहाँ से? ब्लड रिलेशन से नहीं आके वो फिर एक प्रश्न आया जिसमें आपको छोटे बड़े की तुलना करनी थी, एक नंबर लाइन के जरिए ये तुलना। और ये प्रश्न देखो, एक माध्यम आपको एक इस प्रश्न में कुछ और चीज भी मैं बताऊंगा। प्रश्न नंबर 24, 5 मित्रों, टोटल कितने मित्र थे? 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में भारी है। ए, बी और डी की तुलना में भारी है, ठीक है, भारी है तो कोई दिक्कत नहीं है। सी, डी की तुलना में हल्का है, सी, डी की तुलना में हल्का है, बी, डी की तुलना में हल्का है, बी, डी की तुलना में हल्का है, लेकिन ई से भारी है, लेकिन ई से भारी हैं। इनमें सबसे भारी कौन है? इनमें सबसे भारी कौन है? और ऑप्शन भी आपके सामने आने वाले हैं। ऑप्शन ए है आपका बी, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है डी और ऑप्शन डी है ए। और ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में 101% कंफ्यूज करता है। ऑप्शन भी इसके ऐसे ही है। आपको ये लाइन बनानी है, इस लाइन के ऊपर 5 मित्रों में 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में भारी है। ए है जो बी और डी, ए है जो बी और डी, देखो बी यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे डी हो सकता है, क्या पता डी यहाँ पे हो जाए और बी यहाँ पे हो जाए, अभी जगह फिक्स नहीं हुई है। सी, डी की तुलना में हल्का है, सी, डी की तुलना में, अब देखो डी यहाँ पे तो इससे पहले सी, डी की तुलना में हल्का कौन? सी, भारी सबसे उधर है और इधर बढ़ रहा हूं हल्के की ओर। बी, डी की तुलना में हल्का है, सी, डी की तुलना में हल्का है और बी, डी की तुलना में हल्का है। बी है जो किसकी तुलना में हल्का है? डी की तुलना में। तो अब देखो फाइनल हो गया कि यहाँ पर आएगा डी और यहाँ पर आएगा बी। वापस इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। ए, बी और डी की तुलना में भारी है
और सी डी की तुलना में क्या है, हल्का। यहाँ पे सी आ गया, लेकिन बी डी की तुलना में हल्का है। डी की तुलना में हल्का कौन है, बी, लेकिन ई से भारी है। लेकिन ये जो बी है ना, डी की तुलना में तो हल्का है, लेकिन भारी किससे है, ई से। किससे भारी है, ई से। यहाँ पर बिठा सकता हूँ, यहाँ पर बिठा सकता हूँ, यहाँ पर बिठा सकता हूँ और जगह। और आपको अब यहाँ पर इससे संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न ये है, इनमें से सबसे भारी कौन है, सबसे भारी तो ए हुआ ना, क्योंकि ए सबसे भारी हो गया, सबसे आगे बैठा है। आराम से बात समझ में आ गई। ये इतना आपको करने की ज़रूरत भी नहीं थी, यहाँ तक पहुँचाने की ज़रूरत नहीं, यहीं से उत्तर आ चुका था अपना। एक अंतिम प्रश्न, और इस वीडियो का मैं अंतिम प्रश्न भी ले रहा हूँ जो ब्लड रिलेशन से है, और मैं ये 100% वादे के साथ आपको बोल रहा हूँ कि 25 प्रश्न सॉल्यूशन मैंने करवा दिए हैं, 25 और आगे आपको हल करवाऊँगा। आपका जो दायित्व, जो मैंने आपको काम दिया है, इस वीडियो को 1K तक पहुँचाना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इसे शेयर करना। उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिन्होंने BSTC का एग्ज़ाम दिया है, ज़रूर शेयर करें। अब अपन अंतिम प्रश्न इसका लेते हैं, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक ज़रूर इसे कृपया शेयर करें, क्योंकि उनसे भी उनका भी आकलन आपको पता चलेगा और आपका भी आकलन आप खुद कर पाओगे, आप स्वयं कर पाओगे। प्रश्न नंबर 25 है, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, आगे है एफ जी की पुत्री हैं, एफ जी की पुत्री हैं, सी बी की माता है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ई डी की माता है, ए का डी से संबंध क्या है बताइए, ए का डी से संबंध जो भी है वो बताना है। ऑप्शन ए, क्या ये पोती का संबंध है, ऑप्शन बी, क्या बेटी का संबंध है, ऑप्शन सी, क्या पुत्र वधू का संबंध है, या ऑप्शन डी, बहन का संबंध है। तो देखिए संबंध कौन सा बन रहा है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ए बी की बहन है, ए किसकी बहन है, बी की बहन कौन है, ए। स्त्रीलिंग के लिए क्या यूज़ करोगे भाई आप लोग, गोला। पुल्लिंग के लिए क्या यूज़ करोगे आप लोग, चतुर्भुज। अब ए है जो बहन है किसकी, बी की। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि बी कौन है। एफ जी की पुत्री है, एफ जी की क्या है, पुत्री है, अलग है ना, इसका और इसका कोई संबंध मेरे को नहीं दिख रहा है। सी बी की माता है, बी की माता कौन है, सी, ये माता के हैं तो स्त्रीलिंग गोला बना दिया। डी सी का पिता है, डी है जो सी का क्या है, पिता है। ये डी किसका पिता है, सी का, क्योंकि ये मैं लाइन खींचने का तात्पर्य, ये प्रथम पीढ़ी, ये द्वितीय, फिर ये तृतीय, ऐसे पीढ़ियां चल रही है। ई डी की माता है, डी की माता कौन है, ई, डी की माता कौन है, ई। लेकिन आपको पूछा ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ये वाला संबंध। ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ये दोनों भाई बहन हैं जो भी है। ये लड़की है, ये लड़की की माँ, माँ का पिता इसके नाना हुआ, नाना के ये पोती लगेगी। यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन राइट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। बेटी तो है नहीं, पुत्रवधू है नहीं, बहन है नहीं, तो पोती ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए डी के क्या लगेगी, पोती। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और आपको मैंने 25 क्वेश्चन हल करवा दिए हैं। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, 26 से शुरू करूँगा। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। PDF आपको ज़रूर मिलेगी, 1K व्यूज़ आप इस वीडियो पर ज़रूर पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि BSTC का जो एग्ज़ाम 31 अगस्त को हुआ है, उसमें रीजनिंग का सॉल्यूशन किस प्रकार है वो संपूर्ण हल आपको मिले इस वीडियो के माध्यम से और अपने मित्रों को भी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।